गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन का आज लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। इसमें जो लेसन 7 में है फ्लो थ्रू पाइप, यानी कि नलों के द्वारा जो है नलों में प्रवाह, यानी कि नलों में प्रवाह कैसा होता है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ जो पाइप में से जो द्रव का प्रवाह है उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले भी हम कुछ प्रवाह के बारे में हम बताए थे, लेकिन उस प्रवाहों से, जैसे इसमें प्रवाहों को देखते हुए हम इसका भी हम डिफाइन करेंगे। जैसे मतलब कि इसकी उपयोगिता क्या है, पाइप या नल की उपयोगिता क्या है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो जैसे भी अगर उपयोगिता देखा जाए तो जैसे मतलब कि कारखाने हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, तो उसमें जो तेल शोधन होता है या घरों में विभिन्न स्थानों तक जो पानी की सप्लाई जो होती है, तेल तथा भाप आदि पहुंचाने का जो नलों के द्वारा जो पहुंचाया जाता है, ये जो क्रिया की जाती है वह नलों के द्वारा ही की जाती है, यानी कि उसमें नल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ नलों का प्रयोग जो है बहुत से जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे मतलब कि सड़े गले, वो भी जैसे कहा जाए कि मल है ना, सीवर का पानी, ये सब भी हम नलों के द्वारा ही बहाव में उसको, नलों के द्वारा ही वो उसको हम बाहर भेजते हैं। या कोई भी बॉयलर हुआ, इंजन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, कूलर हुआ, मोटर हुआ, तो इसमें भी हम, या हवाई जहाज हुआ है ना, या समुद्री जहाज हुआ, इस पर भी स्नेहक जो तेल होते हैं, लुब्रिकेंट जो होते हैं, जो तेल होते हैं, वो भी जो या तरल पदार्थ होते हैं या गैस टाइप के होते हैं, इसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हम नल का प्रयोग करते हैं। तो ये सब इसकी उपयोगिता है, यानी कि ये नलों का उपयोगिता है, पाइप या नल की उपयोगिता होती है। नल या पाइप की जो एक्चुअल अगर परिभाषा देखा जाए या सिस्टमेटिक, एक्चुअल कहें या सिस्टमेटिक जो परिभाषा है वह है नल या पाइप इसकी एक अगर एक्चुअल परिभाषा देखी जाए तो पाइप जो होती है, या ये कह सकते हैं किसी प्रकार की एक अनुप्रस्थ काट होती है, किसी प्रकार की एक अनुप्रस्थ काट वाली एक बंद वाहिका को कहते हैं। मतलब बंद वाहिका होती है, मतलब चारों ओर से घिरी होती है ना। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो नल होता है वह क्या होता है, वह चारों ओर से घिरी होती है, यानी कि वह वृत्ताकार होती है। कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। उसी को हम कहते हैं पाइप या नल, है ना। यानी कि पाइप कैसी होती है, ऐसी होती है, वृत्ताकार होती है, इस टाइप की पाइप होती है ना। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, पाइप या नल कहते हैं। समझ में आई बात। अगर नल या पाइप में प्रवाह देखा जाए तो द्रव इंजीनियरिंग में पाइप या नल में से प्रवाह का तात्पर्य ये होता है कि द्रव जो है पाइप को पूरा भरकर दाब के प्रभाव से प्रभावित करता है। मतलब कि कोई भी अगर ये कहा जाए कि नल में प्रवाह देखा जाए, तो नल में प्रवाह अगर देखा जाए तो इसमें जो प्रवाह होगा, इस पाइप में द्रव का जो प्रवाह होगा, यह जो प्रवाह है यह पाइप में पूरा भरकर दाब के प्रभाव में प्रवाहित होता है। यानी कि इसके दाब के प्रभाव, जो दाब होता है, द्रव का दाब जो होता है, उसके दाब से ही यह प्रवाहित होता है, यानी प्रेशर की नुमा इसमें प्रवाहित होता है पाइप में, है ना।
नल की काट को पूरा भरकर प्रवाहित होने वाला जो द्रव है किसी दाब पर ही प्रवाहित होता है। मतलब कि जो जो इसमें द्रव प्रवाहित होता है वह दाब के कारण ही प्रवाहित होता है, दाब के कारण ही प्रवाहित होता है। अगर इसके विपरीत बात करें कि यदि द्रव वाहिका या नल की काट को बिना पूरा भरे प्रवाहित होता है तो, अगर हम बात करें इसके विपरीत बात करें कि अभी हम बात किए हैं कि इसके जो भी द्रव है वह अगर प्रवाहित हो रहा है तो पूरा भरकर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हम अगर इसके विपरीत बात करें कि कहें कि जो वाहिका है या जो नल है ना, जो वाहिका है या नल की जो काट है उसको अगर बिना पूरा भरे हुए प्रवाहित होता है तो खाली स्थान के कारण द्रव पर वायुमंडलीय दाब होता है। जो खाली स्थान होगा ना तो उस खाली स्थान पे जो होगा वही खाली स्थान के कारण ही द्रव पर वायुमंडलीय दाब होता है। अगर हम इसमें आधा पानी अगर प्रवाहित करते हैं तो जो खाली स्थान के कारण उस द्रव पर जो द्रव प्रवाहित होगा उस पर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होता है, और ऐसा प्रवाह वायुमंडलीय कहलाता है। ऐसे प्रवाह को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय कहते हैं। इसी को हम वायुमंडलीय कहते हैं। ये वाहिकाएं जिनमें द्रव उनको बिना पूरा भरे प्रवाहित होता है उसी को हम चैनल कहते हैं। समझ में आई बात? उसी को हम चैनल कहते हैं। अगर ऐसी क्रिया होती है यानी कि जो वाहिका होती, ऐसी जो वाहिकाएं होती हैं जिनमें द्रव उनको बिना पूरा भरे हुए प्रवाहित होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, चैनल। उसी को चैनल कहते हैं। समझ में आई बात? चैनल किसे कहते हैं? यानी कि जो नली होती है या जो पाइप होती है वे पाइपें जिनमें द्रव जो है पूरा भरकर प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि पूरा बिना भरे हुए प्रवाहित होता है, यानी कि आधा प्रवाहित होता है, तो उसको हम चैनल कहते हैं। उसको चैनल कहते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे नलों में प्रवाह का महत्व क्या है। नलों में प्रवाह का महत्व। नलों में जो प्रवाह का महत्व है यह आधुनिक युग में नलों में प्रवाह का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आधुनिक युग में नलों में जो प्रवाह है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नगरों में जो है पानी को टंकी से घरों तक पहुंचाने, तेल के कारखानों में तेल को पहुंचाने तथा टरबाइन को पानी पहुंचाने के लिए नलों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? यानी कि जो भी हम घर घर जल योजना जो चल रही है वो किसके द्वारा चल रही है? पाइप के द्वारा ही हम पानी को, या नलों के द्वारा ही हम पानी को हर घर घर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, नलों के द्वारा, है ना। तो अगर देखा जाए यूरोपीय देशों में तो जलाने वाली गैस की सप्लाई भी घरों तक साधारणतः नलों द्वारा ही की जाती है। जो गैस की सप्लाई होती है वह भी क्या है, नलों के द्वारा ही की जाती है ना। अब है अगर बात करें कि नल जो है छोटा नल, बड़ा नल, है ना। अगर छोटा तथा बड़ा नल, लंबा नल का बात करें तो, यानी छोटा तथा लंबा पाइप या नल की बात करें तो व्यास तथा लंबाई के अनुपात के आधार पर हम किसी भी नल को छोटा या बड़ा कहा जाता है, यानी कह सकते हैं, है ना। यानी कि अगर नल को अगर छोटा कहें यानी छोटा नल या पाइप, बड़ा नल या पाइप।
अगर हम इस दोनों की बात करें कि छोटा नल किसे कहेंगे, बड़ा नल किसे कहेंगे, तो छोटा बड़ा नल उसे हम कहेंगे कि जो उसकी व्यास होगी, जो नल की व्यास होता है और नल की जो लंबाई होती है, उसके अनुपात के आधार पर हम किसी भी नल या पाइप को छोटा या बड़ा कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि छोटा बड़ा तभी कहेंगे जब उसकी व्यास छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा, या उसकी लंबाई छोटी बड़ी रहेगी, है ना, तब उसको हम छोटा बड़ा नल कह सकते हैं या कहते हैं। यदि किसी नल की लंबाई उसके व्यास के 500 गुने से अधिक हो, यदि उसकी नल की लंबाई जो है उसके व्यास के 500 गुने से अधिक है, तो उसे लंबा नल कहते हैं, उसको लंबा नल कहते हैं। यदि नल की लंबाई व्यास के 500 गुने से कम है, लंबाई 500 गुने से कम है, तो उसको छोटा नल कहते हैं, है ना। तो इस तरह छोटा बड़ा नल कहते हैं। अगर नल की साइज देखा जाए, नल या पाइप की अगर साइज देखा जाए तो कैसे देखते हैं? नल की साइज देखा जाए तो कैसे कह सकते हैं कि ये नल छोटा है, नल बड़ा है ना। तो किसी पाइप या नल का साइज उसके अंतः व्यास और उसकी लंबाई द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब कि कोई भी इसके जो व्यास है, अंदर का व्यास है, वही उसी के द्वारा हम, अंदर का जो व्यास है उसी के द्वारा या और लंबाई के द्वारा हम उसकी साइज ज्ञात करते हैं, है ना। देखते होंगे कि अगर जो 3 mm की जो रहती है, 3 mm 3 इंच या 4 इंच पाइप या 2.5 इंच पाइप ऐसे होती है ना पाइपें, है ना। तो उसमें देखेंगे तो वो पूरा नहीं नापेंगे, ऐसे अंदर अंदर अगर कहेंगे अंदर अंदर नापिए तो अंदर अंदर, है ना। तो उसके द्वारा हम प्रदर्शन, यानी तो कुछ तांबे की आदि की पाइपों को भी देखा जाता है, तांबे की रहती है तो, या किसी तांबे की भी होती है ना। तो उसका बाहरी व्यास जो ज्यादा दिखता है ना, मोटा रहता है बाहरी व्यास, तो उस तरह हम अंदर अंदर साइज लेते हैं बड़ा और छोटा करने के लिए। यानी नल का साइज हम लेते हैं तो अंदर से लेते हैं, न कि बाहरी से, है ना। अब कह रहे हैं कि नल का या पाइप का निर्माण, नल या पाइप का निर्माण किससे होता है ना। विभिन्न प्रकार की पाइपों को ढलाई द्वारा नल या पाइप का निर्माण, नल या पाइप का निर्माण। तो नल या पाइप का निर्माण जो होता है, यह जो होता है ढलाई द्वारा, ड्राइंग द्वारा, है ना, ढलाई द्वारा, ड्राइंग द्वारा, है ना, चादरों को मोड़कर और फिर उसकी किनार को वेल्डिंग या रिविट द्वारा जोड़कर सांचों द्वारा बनाया जाता है। समझ में आई बात? यानी कि हम पाइप को कैसे कैसे बना सकते हैं, या उसको ढलाई कर सकते हैं, या उसको पहले ड्राइंग नुमा ऐसे ड्राइंग करेंगे, है ना, फिर उसको कुछ चादरें होती है या चादरों को ऐसे मोड़कर, है ना, ऐसे पाइप का निर्माण हम कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है, उसकी किनारों को जो ऐसे मोड़ेंगे तो किनारों को रिपीट से या किसी तरह से उसको ज्वाइंट कर देते हैं, है ना, ये कार्य करके, है ना। या ये कहते हैं सांचा होता है, सांचों से बनाया जाता है ना, कुछ इस टाइप का सांचा होता है, उससे बनाया जाता है। तो जोड़ रेखा वाले पाइपों को सीवन पाइप तथा बिना जोड़ वाले रेखा को सीवन रहित पाइप कहते हैं। समझ में आई बात? यानी कि 2 टाइप की हम पाइप बना सकते हैं। एक होती है, जैसे अगर हम जोड़ कहीं दे देंगे तो वो होती है सीवन पाइप, उसको कहते हैं सीवन पाइप। अगर जोड़ नहीं है तो उसको कहेंगे सीवन रहित पाइप, है ना। अब कह रहा है कि नल और पाइप में निर्माण करने वाले पदार्थ कौन से होते हैं? नल या पाइप में निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
तो नल और पाइप बनाने के लिए जो पदार्थ यूज होते हैं वो जैसे ढलवा लोहे होते हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात होता है, तांबा होता है ना, एल्युमिनियम होता है, शीशा होता है, सीमेंट कंक्रीट होता है, एस्बेस्ट होता है, सीमेंट होता है, पीवीसी होता है ना, तथा रबर होता है, आदि के पाइप बनाए जाते हैं, है ना। अब कहने का मतलब कि यहाँ पे पाइप पढ़ रहे हैं तो ये नहीं सिर्फ हम ये सप्लाई वाली ये वाली पाइप पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्लास्टिक वाली जो आती है 4 इंची 2 इंची 5 इंची, इस हम पाइप पढ़ रहे हैं तो पाइप का मतलब ए टू जेड पाइप इसमें आ रही है। जो भी गोल राउंड नहीं बताए हैं कि यह एक अनुप्रस्थ काट का वर्गाकार साइज होता है। पाइप किसे कहते हैं? जो जिसकी एक अनुप्रस्थ काट होती है और वो काट कैसी होती है? वर्गाकार होती है। तो वर्गाकार में जितने भी आ गए सिलेंडर करी, है ना, तो जितने भी आ गए वो सब पाइप हो गई, वो सब पाइप हो गई। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे वायरिंग की जो पाइप होती है वो भी पाइप आ गई, जो टिल्लू पंप की पाइप होती है वो भी पाइप आ गई, जो मोटी वाली पाइप होती है 4 इंची 8 इंची 10 इंची वो भी पाइप आ गई, है ना। जो कहीं नाली या सीवर का पानी निकालने के लिए जो सीमेंट का पाइप लगाते हैं इतनी मोटी मोटी, वो भी पाइप जो होती है वो भी आ गई, है ना। तो पाइप का निर्माण जो होता है इन पदार्थों से होता है। ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, शीशा, सीमेंट कंक्रीट, एस्बेस्ट सीमेंट तथा पीवीसी तथा रबड़ आदि की पाइप बनाई जाती है। समझ में आई बात? अब कह रहा है कि नल तथा पाइप की फिटिंग कैसे होती है। नल या पाइप की जो फिटिंग होती है वो कैसे होती है? नल या पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग्स। तो नल या पाइप की जो फिटिंग होती है वह विभिन्न स्थानों पर तरलों के नियंत्रण तथा आवश्यक दिशा में प्रवाह के लिए पाइपलाइनों पर वाल्व या मोड़, सॉकेट, ब्लेड, मतलब कि यहाँ पे अब फिटिंग जो पढ़ रहे हैं ना, सभी की ऑलराउंडर पढ़ रहे हैं। हर पाइप की अलग अलग होती है लेकिन सबको एक ही में पढ़ा रहे हैं कि कैसे कैसे होते हैं, कि यह जो होती है विभिन्न स्थानों पर कि हर स्थानों पर अलग अलग तरीकों से मतलब करते हैं फिटिंग। मतलब कि ऐसे करते हैं तरलों को नियंत्रण करना, जो तरल पदार्थ है उसको नियंत्रण करने के लिए, तथा आवश्यक दिशा में प्रवाह के लिए पाइपलाइनों पर वाल्व लगाते हैं, है ना, वाल्व लगाते हैं। मोड़ सॉकेट लगाते हैं, मतलब कि हम अगर ऐसे अब पानी को इधर मोड़ रहे हैं तो वहां पे मोड़ पाइप लगा देंगे, है ना। मोड़ सॉकेट लगाते हैं, बैंड लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, है ना। प्लग का कार्य होता है कि प्लग लगा देंगे उसके आगे पानी नहीं जाएगा, है ना। न्यूनक लगाएंगे, है ना, यूनक लगाएंगे, यूनक टी लगाएंगे। टी का मतलब ये होता है कि टी का मतलब ये होता है कि जहां पे दो और सप्लाई देनी होती है ना, तो टी टाइप की मतलब कि हमें ये पाइप इधर जा रही है और यहां से हमें इधर पानी भेजना, तो यहाँ पे टी सॉकेट लगा देंगे, है ना, टी टाइप की सॉकेट लगा देंगे। इस प्रकार मीटर भी लगा देते हैं, क्रॉस भी लगा देते हैं, है ना, इस टाइप का हम लगाते हैं। इस प्रकार किसी पाइपलाइन के निर्माण में विभिन्न प्रकार की उप सामग्री का प्रयोग किया जाता है ना, जिन्हें पाइप फिटिंग कहते हैं। मतलब कि ऐसे उप सामग्री, मतलब कि किसी भी पाइप को फिटिंग, किसी पाइप को पाइप सप्लाई उसको सप्लाई बनाने के लिए या फिटिंग करने के लिए, है ना, पाइपलाइन का निर्माण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो उप पाइप होते हैं, उप पाइप का मतलब वाल्व हो गए, सॉकेट हो गई, है ना, सॉकेट हो गई, यूनक हो गया, मीटर हो गया, क्रॉस हो गया, ये सब चीजें जो लगती है ना, वही होती है उप पाइप। समझे? उप सामग्री जिसे बोलते हैं। इनके प्रयोग से आवश्यक लंबाई तथा व्यास के पाइपों को जोड़ा जाता है। मतलब कि जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी हम लगा देते हैं और पाइप को जोड़ जोड़ कर हम उसको हम आगे तक बढ़ा देते हैं। अब है नल
या पाइप की माप, नल या पाइप की माप की जो विशिष्टता है, विशिष्टिया है, तो उसके अंतर्गत जो है निम्न बातों का हमें ध्यान रखना होता है कि पाइप की जो माप है या नल की जो माप है वो कैसे लेते हैं। तो पाइप की जो है माप लेते हैं, सबसे पहले हम पाइप का व्यास लेते हैं। पाइप का जो व्यास लेंगे वह अंतः व्यास लेते हैं, बाह्य व्यास दोनों भी लेते हैं, है ना। यानी कि इसमें अंतः पाइप या नल की माप, तो पाइप या नल की माप जो पहली होती है वह पाइप का व्यास होता है। पाइप का व्यास होता है। पाइप का व्यास जो होता है एक अंतः होता है, अंतः व्यास लेते हैं, अंदर अंदर का व्यास, एक बाह्य व्यास मतलब बाहर बाहर से ले लेते हैं, है ना। दूसरा टाइप है कि निर्माण विधि। निर्माण विधि में जो होता है, यह निर्माण विधि जो होती है, इसमें निर्माण जो होती है, पाइप का जो निर्माण होता है, यह निर्माण ढलाई के द्वारा हुआ है या ढलाई से हुआ है या कर्षक कहते हैं या ड्राइंग, कर्षक कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं, यानी कर्षक नहीं कर्षण होता है, कर्षण या ड्राई के द्वारा अगर हुआ है ना। सीवन रहित है पाइप, यानी कि सीवन रहित है कि सीवन रहित है, सीवन रहित है कि सीवन पाइप है ना, मतलब कि उसमें से ज्वाइंट किया गया कि बिना ज्वाइंट क्या है, ये देखते हैं। निर्माण पदार्थ, निर्माण पदार्थ के द्वारा उसकी माप लेते हैं, जैसे मतलब कि ढलवा लोहा है कि पिटवा लोहा है कि तांबा है कि सीमेंट का है, कैसी पाइप है, किस निर्माण पदार्थ से ये पाइप बनी है। उपयोग, अब उपयोग में मतलब कि ये जो पाइप है ये किस उपयोग में है, तेल के उपयोग में है कि पानी के उपयोग में है कि गैस के उपयोग में है कि भाप प्रवाह का उपयोग कर रही है, यानी कि कौन सी पाइप ये है, किस उपयोग में लेना है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो जल फ्लो करने वाली जो पाइप होगी उसकी नाप अलग होगी, जो तेल का होगा उसकी माप अलग होगी, जो गैस की होती है उसकी माप अलग होती है ना। छोटा या बड़ा पाइप, छोटा या बड़ा पाइप मतलब व्यास तथा लंबाई में अनुपात के आधार पर किया जाता है ना। जैसे 25 mm का सीवन रहित कर्षित भाप प्रवाह के लिए छोटा इस्पात पाइप लिया जाता है ना। अब बात करेंगे हम फ्लूइड की बात करेंगे। इसके बाद फ्लूइड इसके पहले हम पढ़ा चुके थे और फिर फ्लूइड आ गया है ना। तो फ्लूइड में जो है, फ्लूइड पहले हम बात किए थे तरल क्या होता है ना, कि निश्चित तापमान पे बहने की क्षमता को हम फ्लूइड कहते हैं, है ना। किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित ताप पर बहने की जो क्षमता रखता है उसी को हम फ्लूइड कहते हैं या तरल कहते हैं, है ना। लेकिन यहां पे हमें पढ़ना है तरलों का वर्गीकरण, तरलों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तरलों का वर्गीकरण जो होता है, पहली बात कि हम तरल जो कहां पढ़ चुके हैं, पहले ही लेसन में पढ़ चुके हैं। तरल के बारे में हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं और इसका जो है साधारण जो वर्गीकरण था, इसका तरल का जो साधारण वर्गीकरण था उसको भी हम पहले लेसन में ही पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन यहां पे हमें क्या पढ़ना है कि यहां पे हम उन तरलों के सयांता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। यहां पे जो वर्गीकरण पढ़ना है हमें, वह
सयांता के आधार पर वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं और सयांता के आधार पर सभी तरलों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ना। तो यहां पे जो है सयांता के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत है या वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। सयांता के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं तरल के वर्गीकरण को। समझ में आई बात। पहला तरल जो है वह होता है आदर्श तरल। दूसरा जो है वह है वास्तविक तरल। तीसरा जो है वह है न्यूटोनियन तरल। न्यूटोनियन फ्लूइड। और चौथा जो है वह है नॉन न्यूटोनियन तो ये चार टाइप की जो है तरल के वर्गीकरण है। पहली बात ये है कि आदर्श तरल वह तरल होता है। पहली बात इसमें ये बात करेंगे हम कि आदर्श तरल, है ना। पहली बात यह है कि आदर्श तरल किसे कहते हैं, है ना। पहली बात यहां पे यह है कि आदर्श तरल कोई होता ही नहीं। आदर्श तरल कोई होता ही नहीं है, मतलब कि ऐसा तरल है जिसकी सयांता नहीं होती है। हमें ऐसा तरल यानी कि तरल ऐसा है कि जिसकी सयांता नहीं है, उसी को हम आदर्श तरल कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए कि शायद ही कोई तरल आदर्श हो, मतलब कि शायद ही कोई आदर्श तरल हो, नहीं तो आदर्श तरल कोई होता नहीं है ना। शायद ही कोई तरल हो, आदर्श तरल हो, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है ना। वास्तविक तरल। अब है दूसरा वास्तविक तरल। वास्तविक तरल वह तरल होता है जिसमें सयांता होती है, जिसमें सयांता होती है, या व्यवहारिक रूप में सभी तरल वास्तविक तरल होते हैं। मतलब कि जो भी तरल देख रहे हैं, चाहे द्रव हो, चाहे जल हो, तेल हो, है ना, गैस हो, है ना, भाप हो, ये सब जो भी तरल हैं, वो सब तरल जो है व्यवहारिक हैं, और उन्हीं तरल को हम क्या कहते हैं, वास्तविक तरल कहते हैं। समझ में आई बात। उसी को हम वास्तविक तरल कहते हैं। इतनी समझ में आई बात। अब है न्यूटोनियन तरल। तीसरा है न्यूटोनियन तरल, यानी कि सयांता के अंतर्गत हम न्यूटन के सयांता समीकरण पढ़े थे। न्यूटोनियन में हम लेसन सेकंड में हम तरलों के गुण के
तरलों का गुण पढ़े थे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो उसी में हम पढ़े थे कि न्यूटन का श्यानता समीकरण, न्यूटन का जो श्यानता समीकरण था वह था टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डीवी अपॉन dt dy, दूरी के, टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डीवी अपॉन dy, ये समीकरण हम पढ़े थे, है ना। अब इसी को हम श्यानता के रूप में अगर कह दें कि म्यू इक्वल टू टाउ dy अपॉन dv, ये फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे जो टाउ देख रहे हैं वो टाउ क्या है, तरल की दो संलग्न सतहों के बीच कर्तन प्रतिबल, यानी कि दो सतहों के बीच जो है ये टाउ जो है कर्तन है, क्या है, कर्तन है ना, कर्तन प्रतिबल है। डीबी जो देख रहे हैं ये दोनों सतहों के गति में अंतर है, जो डीबी है वह दोनों सतहों के बीच अंतर है, और वाई जो है वह प्रवाह दिशा के लंबवत दोनों सतहों के बीच की दूरी, डीवाई जो है यह दूरी है, और जो म्यू है वही जो है तरल का श्यानता गुणांक है, तरल की श्यानता गुणांक जो म्यू है। इस प्रकार जो तरल उपरोक्त न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करता है, यानी कि जो तरल न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन करता है उसको ही हम कहते हैं न्यूटोनियन तरल। कंफर्म हुई बात, यानी कि ऐसा तरल जो न्यूटन के श्यानता के नियम का पालन करता है उसी को हम कहते हैं न्यूटोनियन तरल, उसी को हम कहते हैं न्यूटोनियन तरल। या दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जिस तरल की श्यानता कर्तन विकृति की दर के साथ परिवर्तित नहीं होती, जिस तरल की श्यानता कर्तन विकृति की दर के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो उसी को हम कहते हैं न्यूटोनियन तरल, उसी को कहते हैं हम न्यूटोनियन तरल। इसी का चौथा है कि नॉन न्यूटोनियन तरल। नॉन न्यूटोनियन तरल यानी कि ऐसा तरल जो न्यूटन की श्यानता के नियम को पालन नहीं करता है, न्यूटन के श्यानता का नियम का पालन नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इतनी बात समझ में आई, ये चारों समझ में आ गया। एक लाइन में फिर मैं रिवीजन मार दे रहा हूं कि आदर्श तरल वे तरल होते हैं जिसकी श्यानता नहीं होती है, जिसकी श्यानता नहीं होती है, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो कि शायद ही कोई तरल आदर्श हो। कन्फर्म हुई। दूसरा है वास्तविक तरल। वास्तविक तरल वे तरल होते हैं जिसकी श्यानता होती है, जिसकी श्यानता होती है, यानी कि व्यवहारिक रूप से कहा जाए कि सभी जितने भी तरल हैं, व्यवहारिक रूप में अगर देखा जाए सभी जितने भी तरल हैं वो व्यवहारिक यानी कि रियल तरल है ना। न्यूटोनियन तरल यानी कि जो न्यूटन की श्यानता के नियम का पालन करते हैं, न्यूटोनियन तरल। नॉन न्यूटन जो न्यूटन के श्यानता का नियम का पालन नहीं करते हैं उनको नॉन न्यूटोनियन तरल। कंफर्म हुई। आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, अगली क्लास कल जाइए। ओके बाय, थैंक यू।